कहा जाता है कि केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना के तहत वेतन सीमा की सीमा को 15,000 रुपये की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की योजना बना रही है। पिछली बार केंद्र सरकार ने 8 साल पहले सितंबर 2014 में वेतन सीमा बढ़ाई थी। ईटी के मुताबिक अगर यह प्रपोजल पास हो जाता है तो इसका असर ईपीएफ स्कीम और एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम एप्स में किए जाने वाले कंट्रीब्यूशन पर पड़ेगा। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन की राशि पर इसका असर पड़ता है। यदि सीमा बढ़ा दी जाती है तो ईपीएफ और ईपीएस योगदान का क्या होगा? 1. ईपीएस योगदान में बढ़ोतरी। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस खाते में योगदान की गणना मूल वेतन को 15,000 रुपये प्रति माह पर कैप करके की जाती है। इसलिए ईपीएस खाते में अधिकतम योगदान वर्तमान में 1,250 रुपये प्रति माह तक सीमित है। इसलिए अगर सरकार वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये कर देती है तो ये योगदान बढ़ जाएगा। परिणाम लॉ एंड एसोसिएट्स की सीनियर पार्टनर मल्लिका नूरानी कहती हैं, मासिक ईपीएस योगदान 1,749 रुपये 21,000 रुपये का 8.33% हो जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ईपीएफ खाते में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो, का 12% का समान योगदान करते हैं। कर्मचारी का पूरा योगदान ईपीएफ खाते में जमा होता है। वहीं नियोक्ता के 12% अंशदान में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में और शेष 3.67% कर्मचारी पेंशन योजना में तथा शेष 3.67% ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है। ये भी पढ़ें, 28 करोड़ ईपीएफ धारकों का डेटा लीक। 2. सेवानिवृत्ति पर उच्च पेंशन। ईपीएफ योजना के तहत वेतन सीमा में वृद्धि से सेवानिवृत्ति के समय पेंशन राशि भी अधिक होगी। कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 के अनुसार ईपीएस पेंशन की गणना करने का सूत्र इस प्रकार है। पेंशन योग्य सेवा के वर्षों की संख्या x 60 महीनों के लिए औसत मासिक वेतन 70। यदि वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया जाता है तो प्राप्त होने वाली पेंशन की राशि में वृद्धि की जाएगी। ईटी के मुताबिक लक्ष्मी कुमारन श्रीधरन अटॉर्नी के पार्टनर नूरुल हसन इसे एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी की पेंशन योग्य सेवा अवधि 32 वर्ष है। मासिक वेतन की गणना सेवानिवृत्ति से पहले के 60 महीनों के औसत वेतन को लेकर की जाएगी। हालांकि अगर 60 महीनों के दौरान कर्मचारी का मूल वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक है तो पेंशन की गणना करने के लिए 15,000 रुपये को एक महीने के वेतन के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा यदि किसी कर्मचारी ने 20 वर्ष से अधिक काम किया है तो सेवा अवधि में बोनस के रूप में 2 वर्ष जोड़े जाते हैं। मासिक पेंशन एक ईपीएस सदस्य प्राप्त करने के लिए पात्र है, जो कि 7,286 रुपये होगी, यानी 34x 15,000 70। हालांकि यदि वेतन सीमा बढ़ाई जाती है तो गणना के उद्देश्य से औसत मासिक वेतन 21,000 रुपये हो जाएगा। ऐसे मामले में एक कर्मचारी को मिलने वाली मासिक पेंशन 10,200 रुपये होगी, यानी 34x 21,000 70। इसलिए वेतन सीमा में 6,000 रुपये की वृद्धि से मासिक पेंशन लगभग 2,900 रुपये बढ़ जाती है, जैसा कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। ये भी पढ़ें, करोड़पति बनने के लिए कितना निवेश करना होगा। 3. कर्मचारियों के लिए व्यापक ईपीएस कवरेज। ईपीएफ कानूनों के अनुसार यदि किसी कर्मचारी का मासिक मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक है तो वे ईपीएस में शामिल नहीं हो सकते, भले ही वे ईपीएफ योजना का हिस्सा हों। हालांकि अगर वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया जाता है तो 15,000 रुपये से अधिक मूल वेतन के साथ ईपीएफ योजना में शामिल होने वाले कर्मचारी ईपीएस में शामिल होने के पात्र होंगे। ईटी के अनुसार एक व्यक्ति जिसका मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक है लेकिन 21,000 रुपये से कम है, यदि प्रस्ताव पारित होता है तो अनिवार्य रूप से ईपीएस सदस्य बन जाएगा। ये कर्मचारी सेवानिवृत्ति की उम्र में पेंशन के लिए पात्र बन जाएंगे। हालांकि कर्मचारियों को ध्यान देना चाहिए कि यदि वे एक ईपीएस सदस्य बन जाते हैं तो ईपीएफ खाते में नियोक्ता का योगदान कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान में कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों का योगदान ईपीएफ खाते में जाता है। इससे ईपीएफ कोष अधिक हो जाता है।
हालांकि एक बार जब ये कर्मचारी बन जाते हैं ईपीएस योजना के सदस्य हैं, तो नियोक्ता के 12% का 8.33% ईपीएस खाते में जाएगा। इससे कर्मचारियों के लिए ईपीएफ कोष कम हो सकता है, नूरानी कहते हैं। 4. ईपीएफ कॉपस को कम कर सकता है। ईपीएस अंशदान को 1250 रुपये प्रति माह के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर प्रस्तावित 1749 रुपये करने से मौजूदा कर्मचारियों के लिए ईपीएफ कोष कम हो सकता है। सोच रहा हूँ क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक नियोक्ता वर्तमान में ईपीएस खाते में अधिकतम 1250 रुपये जमा कर सकता है। कोई भी शेष राशि ईपीएफ खाते में जमा की जाती है। अगर ईपीएस में जमा राशि बढ़ाई जाती है, तो ईपीएफ खाते में जमा राशि कम हो जाएगी। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक हसन कहते हैं, मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 30,000 रुपये प्रति माह है। नियोक्ता ईपीएफ खाते में 30,000 रुपये का 12% योगदान करता है, 3,600 रुपये प्रति माह। इस 12% में से 8.33% जाता है ईपीएस खाता, पेंशन खाता। ईपीएस योगदान के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये है, इसलिए ईपीएस पेंशन योगदान 1,250 रुपये तक सीमित है। 2,350 रुपये की शेष राशि 3,600 रुपये घटा 1,250 रुपये ईपीएफ खाते में जाती है। यदि वेतन सीमा 21,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ा दी जाती है, तो ईपीएस पेंशन अंशदान 1,749 रुपये प्रति माह हो जाता है। शेष राशि 1,851 रुपये, 3,600 रुपये घटा 1,749 रुपये